अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 99 स्टार्ट हो गया जी हमारा। तवज्जो फरमाएं। आ जाएं, इधर आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। अच्छा जी, ज़रा पेज नंबर 610 ओपन कर लें आप लोग। बिस्मिल्लाह। चलो इस वक्त फिर देख लेंगे, बता देख लेना मुझे बता। जी बच्चों, एक क्वेश्चन है आपके सामने। अब हम पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर थ्योरी जाके पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको थ्योरी ना पढ़नी पड़े। वैसे भी थ्योरेटिकल नोट्स वही हैं और कुछ नहीं था, बस वो अंग्रेज़ी वाले जो है वो नोट्स याद हो गए। अब न्यूमेरिकल नोट्स ही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कंपनीज एक्ट में तो उन्हें थ्योरेटिकली लिखा हुआ है ना, तो हम उनको पहले देख लेंगे बनाकर डाटा से, उसके बाद फिर अगेन सवाल तो तीनों तरह से आ सकता है। वो आपसे मांग लेगा रिप्रोडक्शन, वो आपसे नोट डाटा दे के बनवा लेगा, या वो आपको नोट बनाकर देगा और कहेगा गलतियाँ सही करो। अगर वो आपसे रिप्रोडक्शन भी मांग ले तो आपने चूंकि नोट बनाकर देखा होगा तो उसमें चीज़ें रिटेन हो जाती हैं आपके कि क्या क्या है। ठीक है भाई, बातें ना करो, अगर आ ही गए हो तो तंग ना करो हमें, ठीक है। पेज 610 पे क्वेश्चन नंबर 2 है जी। QL is listed on Pakistan Stock Exchange. Summarize the trial balance of QL कर लें। QL as at 30 जून 2018 is given below. Ordinary share capital given है, शेयर प्रीमियम गिवन है। रिक्वायरमेंट पढ़ें जी। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर QL स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स शोइंग पॉसिबल डिस्क्लोजर्स एज रिक्वायर्ड अंडर IFRS एंड कंपनीज एक्ट। अब हमने डिस्क्लोजर में बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। बैलेंस शीट में आपको पता है शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम फेस पे नजर आते हैं इक्विटी के अंदर, ऐसा ही है। और फिर रिलेटेड नोट्स के अंदर हर एक के नोट्स चल रहे होते हैं। तो आज हमने शेयर कैपिटल का नोट बनाना सीखना है सबसे पहले, ठीक है। 15 मिनट लगने चाहिए, इसमें ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। पढ़ें। अभी आपने रिक्वायरमेंट पढ़ ली ना। नीचे उसने एक बात लिखी हुई है जो मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा, अकाउंटिंग पॉलिसी के नोट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अभी तक आई के अपने रिक्वायर किए भी नहीं है, ठीक है जी। अब आपने रिक्वायरमेंट चूँकि पढ़ ली है, बाकी ज़रूरत पड़ी तो फिर आप सही मैं पूछ लूँगा कि क्या है ईयर एंड ये वो, ठीक है, इन केस। लो जी, सवाल पढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है, अच्छा अब ऑथोराइज शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 1 बिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये 10 क्या है फिर? ये 10 फेस वैल्यू होती है ना जी। अच्छा चलें, ठीक है। अगर फेस वैल्यू जो है वो ₹10 है, तो फिर जो ऊपर गिवन है 6000 मिलियन रुपीज़, ये 6000 मिलियन रुपीज़ कितने रुपए का एक शेयर होगा इसमें पड़ा हुआ। शेयर कैपिटल के अंदर आपको पता है फेस वैल्यू से ऊपर कुछ नहीं आ सकता। तो मैं यूं लिख सकता हूं कि ये 6000 है ना, इसको डिवाइड करो, कंसोलिडेशन की हुई है ना, 6000 रुपए, छोड़ो मिलियन सिल पर क्या लिखो, 6000 रुपए है, 6000 रुपए है, डिवाइड बाय 10 करो तो 600, ठीक है। लेकिन ऊपर क्या पड़ा हुआ है, मिलियन, तो फिर के एक भी मिलियन शेयर्स आ गए तो हम यूं लिख देंगे 600 मिलियन। ये वैसे सिखा रहा हूं, वहां पे लिखते हैं अभी, ठीक है। 600 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है जी। अच्छा अगली बात, ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो है वो 1 बिलियन शेयर्स हैं। अच्छा ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, कुछ याद है? ये मैक्सिमम अमाउंट है जो आप कंपनी जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर इशू कर सकती है, ठीक है, जिसकी SEBI की तरफ से इजाज़त होती है। अब ये सिर्फ डिस्क्लोज किया जाता है। ये हमने BSET वाले सवाल में देखा था, इसका किसी भी फिगर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा अब ये 1 बिलियन का क्या करें? पहली बात, हमें यहाँ पर रुपीज़ गिवन है, ऐसा ही है। हमने इससे शेयर्स निकाले हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये बैलेंसिंग फिगर निकाली है हमने, ऐसा ही है ना। दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। नीचे आपको क्या गिवन है, 1 बिलियन शेयर्स गिवन है। तो अगर 1 बिलियन शेयर्स हैं तो इसको भी ना ऐसा करते हैं, मिलियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इधर देखो, ये क्या है, ये क्या है 1, ये क्या है 1000, ये क्या है 1 मिलियन, और ये क्या है 1 बिलियन। अब अगर मैंने सारा सवाल मिलियन में है, इसको भी मिलियन लिखना है तो मैं यूं लिख सकता हूं 1000 मिलियन। 1 बिलियन का मतलब क्या होगा जी,
तो बस समझ भी आती है बात। 1000 मिलियन का ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, 1000 मिलियन शेयर्स, 1000 मिलियन शेयर्स का ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, जिसमें से 600 मिलियन शेयर्स इशू हो चुके हैं। कोई मसला? चले अच्छा, अब अगली बात पॉइंट 2 में कहता है 80 मिलियन शेयर्स वर इशूड। ये कौन से शेयर्स हैं? ये इशूड शेयर कैपिटल होता है। ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या है? ये इशू हो चुके हैं, ठीक है ना। तो वो कह रहा है 80 मिलियन शेयर्स वर इशूड एज बोनस शेयर। तो बोनस शेयर्स की एंट्री क्या होती है? मुझे भूल रही है जरा जी। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या बोनस शेयर्स कभी प्रीमियम पे भी इशू होते हैं? नेवर, नेवर। ये हमेशा फेस वैल्यू पर होते हैं। तो कितने मिलियन शेयर्स इशू हुए हैं? 80 मिलियन। और फेस वैल्यू क्या है सवाल में गिवन? 10 यार। अच्छा 800 ये बता रहे, मैंने कहा 800 जी। ये जनाब, कोई मसला? अगली बात आगे कहता है इन प्रीवियस ईयर वेयर एज 20 मिलियन शेयर्स वर इशूड एज अ कंसीडरेशन फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग एट मार्केट प्राइस ऑफ 15 पर शेयर। बिल्कुल कंसोलिडेशन की तरह से। वहाँ पे हम क्या करते थे? हम करते थे जी इन्वेस्टमेंट। हम यूँ करते थे, हम कहते थे जी हमने शेयर्स इशू किए हैं और बदले में हमने क्या लिए हैं? शेयर्स सब्सिडरी के। आज ये नहीं कर रहे, आज हमने बिल्डिंग ले ली। तो बिल्कुल वैसे ही एंट्री होनी है, ठीक है। कितने मिलियन शेयर्स इशू किए हैं जी? 20 मिलियन शेयर्स इशू किए हैं। अब शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू आती है 10 रुपये, बाकी फिर समझ आ रही है। और ये फेयर वैल्यू बिल्डिंग के अंदर, फेयर वैल्यू, ठीक है ना। तो हमें बिल्डिंग चाहिए थी, चलो यहीं करते हैं, तरतीब से चल रहा था। दूसरा क्या है जी? हमने बोनस शेयर्स इशू किए, बल्कि हमने शेयर्स इशू किए हैं फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। यानी हमने ये शेयर्स इशू करके कैश रिसीव नहीं किया, बिल्डिंग रिसीव किया, ठीक है। इसको इन काइंड कहते हैं, शेयर्स इशूड एज बोनस। दूसरा क्या आ गया जी? ये असल में ये कहानी चल रही है, शेयर्स इशूड, ठीक है जी, एज बोनस या इन काइंड। अब इन काइंड है तो हमें क्या मिला है? बिल्डिंग मिली है, बिल्डिंग मिली है और हमने उसके बदले में शेयर्स दे दिए हैं अगलों को, ठीक है जी। तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। अब कितने शेयर्स इशू किए हैं इन काइंड? 20 मिलियन। और कितनी मार्केट प्राइस थी जिस दिन शेयर्स इशू किए? 15 रुपये। तो 10 रुपये शेयर कैपिटल में आ गए और 5 रुपये शेयर प्रीमियम में आ गए। और इधर बैलेंसिंग डाल दो, या आप ये भी कर सकते हो, इसका मतलब 20 मिलियन शेयर्स इस दिन जो हमें जो बिल्डिंग पड़ी वो कितने में पड़ी? हमने एक 15 रुपये वाला शेयर दिया, नहीं एक नहीं 20 मिलियन 15 रुपये वाले शेयर दिए तो हमें ये बिल्डिंग मिली। तो बिल्डिंग कितना आ गया जी? 300, 200 और 100, ठीक है जी। और तीसरा और आखिरी, बकाया शेयर्स के बारे में वो क्या कह रहे हैं जी? बकाया शेयर्स इन कैश हैं। रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड। रिमेनिंग शेयर्स, अब देखो शेयर्स इशू हो कितने चुके हैं? 600 मिलियन में से कितने शेयर्स बोनस में, कितने शेयर्स इन काइंड, तो बाकी कितने बचते हैं? ये इन कैश है। वो कह रहे हैं आगे, ठीक है, कि रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड, रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड फॉर कंसीडरेशन पेड इन कैश, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ये इन कैश है। अच्छा, अब ये इन कैश वाले जो हैं इनकी एंट्री भी तो वही हुई होगी, कैश डेबिट। लेकिन अब मुझे नहीं पता कितना कैश आया, ये कितने प्रीमियम पे इशू हुए, मैं अभी बैलेंसिंग नहीं निकाल रहा। सिंपल सी बात है, मुझे नहीं पता शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम अलग अलग कितने हैं। मुझे ये ज़रूर पता है कि रिमेनिंग शेयर्स बनते कैसे हैं? रिमेनिंग शेयर्स कैसे निकालें हमने? रिमेनिंग 600 माइनस 80 माइनस 280, ठीक है जी। कितना आया? ये 500 शेयर्स रिमेनिंग है। ये मुझे पता लग गया। ये पता कैसे लग गया? वो टोटल में से मैंने ये निकाल लिए जो उसने बताए हुए थे, ठीक है।
तो इतना तो मुझे पता लग गया कि 500 मिलियन शेयर्स हैं, और इधर तो क्या आना है 10 रुपया, कितना बनता है 5000। तो ये 5000 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे क्या पता कितना कैश आया था, कितना प्रीमियम है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैंने कोशिश तो की है लाइन में रहे, लेकिन मुझे लगता है नहीं रहे। चलो खैर, ये जनाब हमारा डिस्क्लोजर है शेयर कैपिटल का। देखो ना, शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर बनाना है, किसका? शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल तो यही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो गुजारा हो गया, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई एंट्री, लेकिन चलो गुजारा हो गया। लें जी, ये डिस्क्लोजर हमारा तैयार होगा इस तरह से, यानी हमने यूज़र को बताना है, क्या बताना है यूज़र को, क्या बताना है यूज़र को? बताना है कि एक तो पहली बात तो ये बतानी है हमने कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल हमारा कितना है, 1000 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और आगे फिर 10,000 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके रुपीज़ में। ऐसे ही दूसरी लाइन में क्या बताना है, जैसे बता रहे थे 20,000 वाले सवाल में, अगली बात क्या बताएंगे, 600 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। लेकिन ये 600 मिलियन जो है फेस पर तो यही आ रहे होंगे, फिर इनके बारे में ये 3 बातें बतानी है। कितने एज अ बोनस शेयर इशू हुए, कितने एज अ कंसीडरेशन अदर देन कैश इशू हुए, और कितने इन कैश। डिस्क्लोजर बन गया, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी काम। सबसे पहले तो आप बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इक्विटी के अंदर ये मार्कर्स नए थे ना, इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 610, क्यूएल है, क्यूएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स। एज ऑन 30 जून 18। कौन सा एरिया बैलेंस शीट का हिट हो रहा है इस वक्त? इक्विटी। इक्विटी के अंदर हम क्या करते हैं जी, हम लिखते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, और ये अब हम लिख रहे हैं कैसे जी, कि ये कितने शेयर्स हैं, 1000 मिलियन शेयर्स, 1000 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना बना जी टोटल? 10,000, और ऊपर हमने लिख दिया रुपीज इन मिलियन। और रुपीज मिलियन में, अच्छा जी। अब इसके नीचे डबल अंडरलाइन लगा देते हैं हम, हमने सवाल में देखा था, क्योंकि इसका कोई ताल्लुक नीचे किसी टोटल के साथ नहीं होता, पर ये डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है। अगली बात नेक्स्ट है जी, इशूड शेयर कैपिटल। ये क्या है जी, 600 मिलियन शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, ठीक है जी। ये कितना बन रहा है जी, 6,000 रुपीज इन मिलियन, ठीक है। और साथ ही शेयर प्रीमियम आ गया। शेयर प्रीमियम कितना आ रहा है जी, 500। फेस ऑफ बैलेंस शीट। ये फिगर्स वो हुआ करेंगी आपके सवाल में जो ट्रायल से उठा करेंगी। मैं यहाँ पे छोटा सा ट्रायल भी लिख दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका ये क्लोजिंग ट्रायल है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यही आपकी बैलेंस शीट में नजर आने चाहिए ना। बोलो, जैसे BSET वाला सवाल किया था, क्लोजिंग ट्रायल था, उसमें से आपने उठा के चीज़ें फेंकी थी चेन इक्विटी में, वहाँ से यही क्लोजिंग निकला था ना, तो बैलेंस शीट के फेस पे ही आना चाहिए। तो बोलो, तो ये आपका ट्रायल में नज़र आने वाली फिगर है, ट्रायल बैलेंस, और ठीक है, जबकि ये ट्रायल बैलेंस में होता कोई नहीं है, क्योंकि ये कोई इशूड थोड़ा ही। अब नोट नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला लेके चलना है, मैं ये कह रहा था। ओल्ला, नोट नंबर 3 था आई थिंक, है ना, शेयर कैपिटल का, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। चलो हम भी 3 लिख लेंगे। सही है, ऐसा नोट बनाना है हमने जी।
नोट नंबर, अच्छा नोट QL, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगली लाइन में लिखना है आपने, मैं ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून है, 30 जून 2018। ये अब क्या बन गया, हमारे नोट्स शुरू हो गए। ठीक है, तो नोट्स के अंदर नोट नंबर 3 है, नोट नंबर 3 का नाम शेयर कैपिटल ही लिख देते हैं, इन्होंने इशूड सब्सक्राइब ने शेयर कैपिटल लिख रहा है, सिंपल रख लेते हैं। ठीक है, तो नोट का नाम क्या है जी, शेयर कैपिटल। बड़े ध्यान से, इत्मीनान से, लेकिन देखें है बहुत आसान काम। ठीक है अच्छा जी, अब ऑथोराइज शेयर कैपिटल एक तो फेस पे नजर आ गया, ठीक है ना, ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, इसकी क्वांटिटी और इसकी अमाउंट हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर शो करेंगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। एक मिनट देख लें, बहुत आसान काम है। उसके बाद इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। मैं अगर यहां पर सिर्फ ऐसे लिख दूं, गुजारा चल जाएगा, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। अच्छा जी, अब ये जो काम आपने किया है, ज़रा ऑथराइज शेयर कैपिटल का तो आपको रेपिटेशन ही लगेगी, क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन और रुपीज़ के अंदर आप वही चीज़ दोबारा लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी कितने शेयर्स हैं जी, 1000 मिलियन शेयर्स। यहाँ पे हम कर देंगे इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे, यही वाली बात रिपीट कर दें। 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच, और यहाँ पे रुपीज़ इन मिलियन वो फिगर भी आ जाएगी, बिल्कुल ऐसे। ज़रा मैं पहले ये लिख लूँ, उसके बाद फिर अगले को शुरू करते हैं। आप साथ साथ नोट क्यों कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ समझें। तो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, जिस तरह से ये इशूड वाले हैं, ये ऑथराइज हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो क्वांटिटी इन मिलियन कहाँ लिखूँ मैं, ऊपर लिख दूँ यहाँ पे, क्वांटिटी इन मिलियन। ठीक है जी, क्वांटिटी इन मिलियन यहाँ पे आ जाएगी, और वहाँ पे रुपीज़ इन मिलियन। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है जी, 1000। डिस्क्रिप्शन क्या है जी इनकी, ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और यहाँ पे आ गया रुपीज़ इन मिलियन कितना जी। ये आपको लग रहा है ज़रा रेपिटेशन हुई है, कोई बात नहीं, लग रहा है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, ये शेयर कैपिटल का नोट भी नहीं है, बहरहाल ये शेयर कैपिटल का नोट। तो अब शेयर कैपिटल तो इशूड शेयर कैपिटल होता है ना, अब उसकी कहानी तो अब शुरू हो रही है। जो सारी कहानी नीचे सुनाई है, ये इन्हीं के लिए ही सुनाई है। ठीक है, तो थोड़ी सी जगह और बच गई है, मैं इसको ऊपर ले आता हूँ। इसको 3.1 कोई करना चाहे तो बेशक कर ले, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, सही है, काम चल रहा है। तो इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, जान दो हम पूरा आ जाएगा। वो मैं सब नोट्स जो बनने हैं ना, उसका प्लान मैंने नीचे कर दिया यहाँ पर। अब जी बिल्कुल इसी तरह से क्वांटिटी इन मिलियन, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देंगे, वही जो मैं आपको बता रहा था, वही आपको तो सवाल में बताया ना, यूज़र को तो नहीं पता इन बातों का। और रुपीज़ इन मिलियन यहाँ पे आ। अब सबसे पहला काम क्या करना है आपने, ये आपकी फिगर ना रेफर होनी है आपकी बैलेंस शीट से। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने, घबराना नहीं है। और उसके बाद फिर आपने ये टोटल, असल में ना ये 600 मिलियन शेयर्स हैं और 6000 मिलियन रुपए के हैं। ठीक है, तो इनका टोटल उठा लेना होता है। खैर चलें तरतीब से चल पड़ते हैं, अल्टीमेटली टोटल तो हो ही जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है, मेरे ख्याल में तो आप यहाँ पे 2-2 लाइनें, 3-3 लाइनें छोड़ते जाएं, यहाँ पर 2-2 लाइनों में लिख लेंगे और ये टोटल आ गया आपका जी। ये मैं कह रहा था कि आपको फेस से रेफर क्या करना पड़ेगा, 600 मिलियन तो ऊपर लिखा हुआ है जी, 600 मिलियन शेयर्स और
दूसरी तरफ क्या चीज़ होगी आपके, ₹6000 मिलियन। अब ये ना यूज़र को, आप देख रहे हैं यूज़र को सामने नज़र आ रहा है रुपीज़ के अंदर भी, और लेकिन उसका ब्रेकअप यूज़र को नहीं पता कि ये कौन से शेयर्स कैसे कैसे इश्यू हुए। समझ आ रही है अब यूज़र को क्या बताना चाह रहा है कंपनीज एक्ट? ये तो आपको सामने क्या नज़र आ रहा है, 600 मिलियन शेयर्स इशू हुए, 10 ईच। अब इश्यूड कैपिटल के अंदर तो आती फेस वैल्यू है। अब कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आप बताओ यही 3 कैटेगरीज में कितने शेयर्स आपने मुफ्त में बांटे, कितने शेयर्स आपने बांटे उसमें आपने कैश नहीं कोई अदर देन कैश कंसिडरेशन ली, और कितने आपने शेयर्स जो हैं वो कैश में बांटे। अब तो नोट सिर्फ किसका बन रहा है, इस येलो लाइन का, इसलिए तो मैंने कहा इसको दफा करो। क्या करना है मैंने, इसका क्या करना है, क्लोजिंग में मेरे पास शेयर प्रीमियम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज बोनस हम लिखेंगे जी यहीं से ऐसे, ये उसने बताना है, ये सवाल में उसने बताना है 80 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, लेकिन आगे ये कहानी लिखनी है, इशूड एज बोनस शेयर्स, कहानी खत्म। 80 मिलियन शेयर्स, 80 मिलियन शेयर्स हैं, ठीक है, 80 मिलियन शेयर्स हैं, तो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ये भी, ऑर्डिनरी शेयर्स 80 मिलियन, यूं पढ़ेंगे 80 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued as बोनस शेयर्स। आगे कितना बन गया, 800, ठीक है। समझ आ रही है, आसान काम, मुश्किल नहीं है। अंग्रेजी पढ़ना मुश्किल होती है, पहले देख ले तो फिर अंग्रेजी तो याद ही होगी ना वो। नेक्स्ट है, अच्छा अब इसमें ये नहीं लिखना जो इन्होंने लिखा हुआ है, ये फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग एट मार्केट प्राइस, नहीं, ठीक है, बल्कि आपने 20 मिलियन शेयर्स के बारे में कहना है। 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हैं, इशूड, यहां से नकल कराता हूं, हाँ ये अदर देन कैश वाली ये लाइन लिखनी है ऐसे, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब वो अदर देन कैश है क्या, वो हमने सब नोट में बताना होता है, यहां नहीं बताना, ठीक है ना। और सही है, क्योंकि एक से ज्यादा भी चीजें हो सकती है ना, बिल्डिंग है, कोई प्लांट है, कोई 3-4 चीजें खरीद ली हैं, तो यहां पे हमने क्या लिखना है, जितने भी शेयर्स हमने आज तक इशू किए अदर देन कैश, वो यहां पर लिख देने। अब वो अदर देन कैश में क्या आया था कैश के अलावा उन शेयर्स के अगेंस्ट, वो सब नोट में लिखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं 80 मिलियन, ये सॉरी 20 मिलियन शेयर्स के बारे में क्या लिखेंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। 20 आ गया, 20 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच issued for consideration other than cash। $200, क्योंकि ये शेयर कैपिटल का है। आप कहोगे सर 300 नहीं लिखना, 300 नहीं, 300 नहीं लिखना, ये शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर बन रहा है, और शेयर कैपिटल में बचपन से आपने सीखा हुआ है फेस वैल्यू से ऊपर नहीं आता, बाकी तो प्रीमियम में पड़ा होगा, ठीक है ना, ठीक। लेकिन प्रीमियम का नोट नहीं बनाना, नोट सिर्फ कंपनीज एक्ट ने किसका कहा है, और ये किसी स्टैंडर्ड नहीं कहा, ये हमारे कंपनीज एक्ट ने कहा हुआ है, ठीक है। अब बैलेंसिंग, 500 शेयर्स बचे थे ना जी, 500 शेयर्स, ये तो आपको समझाने के लिए एंट्रीज किए, पागलों की तरह एंट्रीज ना करने बैठ जाना, ये तो सिर्फ उठा उठा के हमने ऐसे लिखते जाना है। अभी बैलेंसिंग वहां पे निकाल के दिखाता हूं कैसे निकालना है, ठीक है। तो आखिर में ये 500 उसी टोटल के निकाल लेते हैं, और ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड फॉर कंसिडरेशन, ये अच्छा ये ऊपर पड़ा हुआ, सॉरी, इशूड फुली पेड इन कैश कह दें, ठीक है, इशूड यहीं से लिख रहे हैं, फुली पेड इन कैश वाली लाइन लिख देंगे, ठीक है। तो अब जरा उलट होगी इधर तरतीब, हमारे सवाल के हिसाब से चल पड़ी ना, तो यहाँ पर कितना आ गया जी, 500। ये 500 कैसे निकाला है हमने, बैलेंसिंग, ये 500 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच इशूड, चलो इशूड एज फुली पेड, या चलो ठीक है वही लिख लो, फुली पेड इन कैश, आसान हो जाएगा, फुली पेड इन कैश। पार्टली पेड वाला कॉन्सेप्ट अभी है ही कोई नहीं, ठीक है जी, 5000 हमारे ऊपर, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा ऊपर कर लें, और जगह बच गई है थोड़ी सी, कितना बना जी, 6000 रुपया, और यहां पर 600, थोड़ी सी जगह मैंने और सेव कर ली। ले जी,
ये आपका मेन नोट शेयर कैपिटल का बन गया। ज़रा ज़ियारत करें जिस कंपनी का हमने नोट उठाया उसका कैसे बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल। अच्छा उन्होंने ऊपर रखा हुआ है उसको भी, ये मैंने कहा था 3.1 3.2 भी कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर रहा, मैंने ये कहा था, ऐसे ही है ना, चलो कर लो 3.1 और 3.2, चलो अच्छा है ज़रा, चलो ये भी कर लो। अब इशूड सब्सक्राइब पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसी तरह से। अच्छा अब ये एक बात ध्यान में रखनी है, कंपैरेटिव ईयर अगर डाटा गिवन हो तो आपने 2 साल का बनाना है, बाकी तो कुछ नहीं, वैसे तो बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुली पेड इन कैश, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड फॉर कंसिडर अदर देन कैश, और ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एज फुली पेड बोनस शेयर्स, वही बात लिखी हुई है, ठीक है। अब जो अगली बात है कौन सी भला, कि वो जो आपने अदर देन कैश किया उसको बिल्डिंग के अगेंस्ट किया, तो ये शेयर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन, ये अब लिखना है सब नोट्स में, ठीक है। 3.3 आ जाएगा, ठीक है। शेयर्स इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश वर इशूड अगेंस्ट, हमारा तो यहां पे क्या बन जाएगा, बिल्डिंग। थोड़ा सा और, चलो कर ही लो थोड़ा सा और जी, 600 जी। शेयर्स 3.3 शेयर्स issued for consideration other than cash were issued against purchase of building, या बिल्डिंग जो भी है, परचेज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। और एक लाइन ये वाली अब याद कर लें, ठीक है, ये भी साथ लाजमी लिखनी है आपने। असल में वही होता है ना, जो शेयर्स हैं इनके वोटिंग राइट्स होते हैं, इन्हीं ऑर्डिनरी शेयर्स के होते हैं ना, ठीक है। तो उसके बारे में बताओ, क्या बताओ, ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स रैंक इक्वली विद रिगार्ड छोड़ो, होल्डर ऑफ शेयर्स, ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स रैंक इक्वली, full stop. Holder of shares are entitled to dividend from time to time, are entitled to 1 vote per share at the AGM। तो ये मुश्किल लाइन निकाल दो और ये वाला लिख लो, यहीं पे लिख लो ताकि इसका पार्ट बन जाए आपके नोट का भी, ठीक है जी। 3.4 क्या बनेगा, ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स रैंक इक्वली, बस बताना है उसको कि हमें ये पता है, बाकी ये जिसने प्रैक्टिकली बनानी होगी ज़िंदगी में उसके सामने कंपनीज एक्ट पढ़ा है, उसका स्केड्यूल पढ़े हैं, वो उठा के देख लेगा क्या बोला हुआ, वही लिख लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना जी। फिर भी आपने लिखना है, यही तो कह रहा हूँ, कंपनीज एक्ट ने तो कहा है ना, ठीक है, कंपनीज एक्ट ने कहा है, अभी पढ़ाता हूँ कि क्या क्या बताना है, तो वो बता रहे हैं, ठीक है। ओके जी, ये लिख लेना लाइन, एक एडिशनल लाइन ही है ना, आ जाए तो। मेरे ख्याल मुझे ऐसा लगता है ये भी एक बार बनवाया हुआ है कि आपने, आई थिंक ये भी बनवा लिया होगा। खैर, ऑल ऑर्डिनरी शेयर्स रैंक equally holders of shares are entitled to dividend time to time, from time to time, and are entitled to vote, एक वोट है उनका, are entitled to one vote per share at annual general meeting। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 2 इज डन, बेसिकली शेयर कैपिटल का नोट इज डन। और इधर देखें, अब ज़रा अंग्रेजी भी डन करें ज़रा जाके, ये इधर ही रहने दो, सवाल की अब जान छोड़ते हैं ज़रा, बल्कि सवाल इधर ही रहे, इसी को वापस आके देख लेंगे। इस तरह का पेज अब आपने फुल कर लेना है जब डिस्क्लोजर्स पूरे हो ना। ये एक आपके सामने ना एक मिसाल है इसकी, यानी कि आप ऑलमोस्ट सारे आ भी गए हैं इसके अंदर, लेकिन जो इसके अलावा वाले आप पढ़ रहे हैं ना, तो उनके पॉइंट्स की फॉर्म में आप बना के ये सारे कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर आप मतलब एक सफ़े के ऊपर फ्रंट बैक पे पूरे कर सकते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे करके लिख लें और ख़ुद उसी को फिर किताब खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। जब आपने किताब से याद करके अपने पॉइंट्स बना लिए ना ऐसे, तो आपके दिमाग के अंदर सारा नक्शा वैसे ही चलेगा जैसे ही आप वो सफ़ा ओपन करेंगे। तो बहुत ईजी वे है इनको याद रखने की, इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। अच्छा जी, ये जनाब
नोट्स कहाँ चल रहे थे, ये पढ़े। ये कौन सा ओपन हो गया, हुआ तो सही है, मिल क्यों नहीं रहा मुझे, जो बना दिया ऐसे ये। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरी वो फाइल कहाँ गई है, ये तो सारा मैंने लिखा हुआ था, किसी और फाइल के ऊपर काम कर रहे थे। अच्छा ये पड़ा, पुराने वाली फाइल, पुरानी या नई है, बहरहाल जो भी है, क्योंकि यूँ लग रहा था कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ। इस फाइल के ऊपर हमने तब आजमाई की थी ना। पेज नंबर 570 पे आ जाएं। पेज 570 पे आकर आप 0.5 के साथ लिख लें क्वेश्चन 2 पेज 610। मैं बताता हूँ, एक मिनट पहले ये मैं लिख लूँ ज़रा। पेज 610 पर क्वेश्चन नंबर 2 हमने इसके लिए किया है, वो हमारे रजिस्टर में होगा। और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर पेज 590 के ऊपर नोट नंबर 3 है। पेज 590 नोट नंबर 3, और ये पेज है आपका 570। तो यहाँ पे लिख लो आप पेज 570 अगर ऐसे चल रहे हो। ओके, ये हमारे पास डिस्क्लोजर्स बने हुए हैं और वो हमारे पास कंपनीज एक्ट लिखा हुआ है कि क्या बनाना है, डिस्क्लोजर में क्या लिखना है। ठीक है, सही है, तो पढ़ लें जरा। पेज नंबर 570 पर शेयर कैप, थोड़ी तरतीब आगे पीछे होगी, बस जैसे करते जा रहे हैं करते जाओ बस, ठीक है ना। ये जो टेक्निकल है ज़रा इनको हम आज ज़रा बना के देख रहे हैं, ठीक है। तो जिसने पिक्चर लेनी है वो ले ले, क्योंकि एजाज भाई आ रहे हैं मिटाने उसको। चलो एक मिनट रुक जाओ ज़रा, एक मिनट रुक जाओ ज़रा, फिलहाल इधर ही ज़रा पढ़ तो लें ये लोग। जी बेटा, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, कैपिटल के अलावा सब कुछ क्या होता है, रिजर्व्स। उसमें शेयर प्रीमियम, रिवेंस सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व, फेयर वैल्यू रिजर्व, एवरीथिंग इज रिजर्व। ओके, अच्छा, कैपिटल के अलावा सब कुछ रिजर्व। तो वो कहता है कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व्स। अच्छा, आपको स्टेटमेंट चेन इक्विटी याद हो थोड़ी सी शायद, इसके अंदर ये शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रीवैल्यूइंग सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स, जनरल रिजर्व्स, ये आपने पढ़ा हुआ है। शेयर कैपिटल है, बाकी सब रिजर्व्स हैं, जिसमें से ये दो कैपिटल रिजर्व्स कहलाते हैं, ये आपका FAR 1 का कॉन्सेप्ट है, और ये दो रेवेन्यू रिजर्व्स। फ़र्क क्या होता था, इन दो में से आप डिविडेंड कैश नहीं बांट सकते, इन दो में से आप कैश डिविडेंड बांट सकते हैं। तो कंपनी एक्ट क्या कह रहा है कि कैपिटल, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ शेयर प्रीमियम, और रेवेन्यू मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व्स शैल बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड। ठीक हो गया जी। अगली बात यहाँ पे हमने लिख लिया ये दोनों, ठीक है। अगली बात, एनी रिजर्व्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड अंडर द एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट, शैल बी सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। हमें क्या, इससे हमें क्या पता कौन से वो रिक्वायर करता है, कोई अगर किया हुआ उसने तो वो अलग से बताओ, अलग से दिखाओ। Any legal or other restriction on ability of the company to distribute or otherwise shall be disclosed all kind of। वो कहता है कि अगर कोई आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है या एक्ट ने रिस्ट्रिक्शन, लॉ ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है अपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, तो वो बताओ। ये जनरल बातें, ये जनरल बातें हैं, ये बताने की ज़रूरत तब होगी जब आपने, लेकिन ये जो अगली बात मैंने लिखवाई थी ना आपको, ये मतलब हर जगह पर ही एप्लीकेबल होती है, अनलेस के वो खुद को गड़बड़ बता दे। हर शेयर का AGM में एक ही वोट होता है, और हर शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को टाइम टू टाइम डिविडेंड मिल रहा होता है, और हर शेयर इक्वली रैंक कर रहा होता है। तो ये नॉर्मल बात पक्की लिखनी है। लेकिन ये इस किस्म की बात कि कंपनी एक्ट ने कोई रिजर्व क्रिएट करवाया है, तो वो जब लिखेगा तो तभी करेंगे। कोई डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन पर रिस्ट्रिक्शन एक्ट ने, लॉ ने, किसी ने लगाई हुई है, तो सवाल में होगा तो ऐसी बात भी लिख देंगे सब नोट के अंदर ही, लेकिन फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात शुरू होती है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, इसी का हम नोट बना रहे थे, ऑफ द कंपनी फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन पेड इन कैश, शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश शोइंग सेपरेटली, शेयर्स इशूड अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड अदर्स टू बी स्पेसिफाइड, कर दिया हमने सब नोट्स में।
और शेयर्स अलॉटेड फॉर बोनस, ट्रेजरी शेयर्स नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो ये 3 ही चीज़ें। तो शेयर कैपिटल का नोट आपने सीखा, कोई मसला? शेयर प्रीमियम बेटा फेस के ऊपर है, शेयर प्रीमियम का नोट नहीं बनता, ठीक है, शेयर प्रीमियम का नोट। अच्छा, अब इस सवाल के अंदर भी कुछ बच्चों का दिल कर रहा होगा, नहीं लो सवाल ही गया, दिल कर रहा है थोड़ा, कर लो दिल नू। कहाँ गया यार सवाल, कहाँ गया यार? कोई 610 कह रहा है, कोई 570 कह रहा है। कोई बच्चा अगर ज़बरदस्ती कहे ना, ज़बरदस्ती कि जी बताएं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 500 का टोटल शेयर प्रीमियम आ रहा है, और अगर 100 जो है वो ये पड़ा हुआ है, तो फिर यहाँ पे बैलेंसिंग ज़बरदस्ती मैं आपको निकाल के दे सकता हूँ 400, लेकिन क्या मुझे इसकी कोई ज़रूरत है? शेयर प्रीमियम तो वैसे ही फेस पे नज़र आ रहा है। आप फिर कहोगे जी अच्छा फिर ये भी बैलेंसिंग निकला है। अच्छा, इस बैलेंसिंग को निकाल के क्या तीर मार लेना है आपने? 5400 कहाँ लेके जाना है? कैश को कहीं मैंने लेके जाना होता है? बात समझ आई है? तो इसलिए मुझे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे नोट किसका रिक्वायर्ड है? देख लो, कंपनीज एक्ट आपके सामने खोला था मैंने, उसने कहा कि कैपिटल रेवेन्यू रिजर्व को अलग रखो। मैंने कहा जी ठीक है बिस्मिल्लाह। तो उसने कहा कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई अलग से रिजर्व एक्ट ने बनवाया, या कोई रिस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है तो अलग तो बताओ। जी अगर होगी तो बता देंगे। उसके बाद शेयर कैपिटल की मद में, शेयर कैपिटल की मद में क्या लिखा हुआ था? इश्यूड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल की मद में ये बातें बताओ। हमने कहा जी ज़रूर बताएंगे, और हमने बता दी। उसके बाद अगली लाइन में क्या लिखता है, ये वो जो मैंने एंड पे लाइन, शेयर होल्डर एग्रीमेंट फॉर वोटिंग राइट्स, बोर्ड सिलेक्शन, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूज़ल एंड ब्लॉक वोटिंग शेयर्स। ये वाली बातें नॉर्मली जो होती हैं आपने लिख देनी होती हैं, ठीक है। तो वो मैंने एक लाइन आपको बना के लिखवा दी कि ये डाल देना, ठीक है। अब हमने नोट बना लिया है, इधर भी नोट बना हुआ है, पढ़ना चाहें तो बेशक पढ़ें, मेरी तरफ से आपको कोई रुकावट नहीं है। कोई मसला? भाई वो मिटा दें आप। अच्छा जी, BSED वाले सवाल में हमने डेटर्स का नोट बनाया था, कुछ याद है? डेटर्स और प्रोविजन। डेटर्स को हमने तोड़ा था, सिक्योर्ड, गुड, अनसिक्योर्ड, गुड, अनसिक्योर्ड, डाउटफुल, और ये टोटल आया था, आई थिंक 60 की फिगर थी, और फिर 3 रुपए की प्रोविजन थी, तो 57 फेस पे चला गया था। शाम की क्लास थी ना, आपको शायद याद ना रहा हो। अब वो जो 60 को हमने तोड़ तोड़ के लिखा था, वही ज़रा दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अब की बार थोड़ा रिश्तेदारों की भी ट्रांजैक्शंस बीच में नज़र आ रही होंगी, तो रिश्तेदारों को कंपनीज एक्ट जो माफ़ नहीं करता। जहाँ भी जानने वालों के साथ ट्रांजैक्शन है, वो कहता है बताओ 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 बताओ। तो हमने जब डेटर्स का नोट बनाना है, हमारे डेटर्स के अंदर अगर जानने वाला कोई डेटर पड़ा होगा तो उसका नाम लिख के अलग बताएंगे और बाकियों को अदर्स कह देंगे, ठीक है। और इसी तरह से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए रब्ता कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अगला सवाल, हाँ जी, बनाना लिमिटेड। अच्छा, ये ना पास पेपर्स में से ही निकले हुए हैं। ये बनाना लिमिटेड आपका पास पेपर का सवाल है पूरा, उसमें से ये सिर्फ आपके लिए डेटर्स वाला नोट जो वहाँ पे भी बनाना था वो अलग से करके रख दिएगा, ठीक है ना। तो पास पेपर्स चल रहे हैं आपके, आपको पता नहीं चल रहा, ठीक है। जैसे IS 12 में या कंसोलिडेशन में चल रहे होते थे, पता नहीं चल रहा होता था, और फिर अब एकदम पता लगता था, ओह ये तो तैयार भी हो गया, ठीक है। स्लो पॉइजन जी बेटा, पेज नंबर 610 पर ही हैं हम। अगला सवाल है, रिक्वायरमेंट उसकी भी बिल्कुल वैसी है, प्रिपेयर BL's स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 30/18 अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स शोइंग पॉसिबल डिस्क्लोजर्स एज रिक्वायर्ड अंडर IFRS एंड कंपनीज एक्ट। ये कंपनीज एक्ट ही तो आया है FAR 2 में, जिसने आके तबाही फेरी हुई है। लेकिन कोई तबाही नहीं है बेटा, आपने अभी तक जितने पढ़े हैं वो आपको याद है, ठीक है। कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें हमने पढ़ी नहीं है आज, थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। चलो ये भी अभी हमने, अब देखो ना, अब आपको क्या शेयर कैपिटल की वो कह दे व्हाट आर द डिस्क्लोजर, नरेट द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेयर कैपिटल एज पर कंपनीज एक्ट, तो क्या है? मेरे तो ख्याल में कोई मसला नहीं। पहली लाइन आप वो लिखोगे कि ये कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व्स डिस्टिंग्विश करने हैं अलग अलग। फिर आपने लिखना है कोई स्पेसिफिक रिजर्व एक्ट ने बनाया है या कोई रिस्ट्रिक्शन और डिविडेंड है तो बतानी है। फिर आपने लिखना है शेयर कैपिटल के बारे में ये 3 चीज़ें बताओ, 3 ही लिखनी है, चौथी सिलेबस में नहीं है, 3 ही लिखनी है आपने, ठीक है।
कि कितने इन कैश हैं, कितने इन काइंड हैं, कितने बोनस हैं, और उसके बाद वोटिंग राइट्स, रैंकिंग वगैरह के बारे में एक लाइन लिख देंगे। अब ये याद ही तो हो रहा है, और कैसे याद करते हैं भाई चीज़, पता नहीं आप लोगों को, बच्चे ना पता नहीं जहन पे सवार करते हैं, लेकिन इस दफ़ा बच्चे मुझे ज़रा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको पहले एक बात कही है कि यह आप लोगों के लिए बहुत ही कीमती टॉपिक है, ये आप लोगों का सबसे, और सचमुच ऐसे ही है। बाकी तो शायद आपको पास कराने में मदद कर रहे हैं, इस समय ये भी पास कराने में मदद करता है, लेकिन ये आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपने करना ही क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही तो बनानी, या बना रहे होंगे या उनको चेक कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें आपको बहुत कंपनीज एक्ट के ये डिस्क्लोजर्स हैं, ये डिस्क्लोजर्स आपने लाजमी बनाने अगर आपने पाकिस्तान के अंदर रहते हो। हम एक कंप्लायंस स्टेटमेंट देते हैं, कंप्लायंस स्टेटमेंट हम बोलते हैं कि हमने कंप्लाई इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने कंप्लाई किया है कंपनीज एक्ट और IFRS से। तो कंपनीज एक्ट की कंप्लायंस कब होगी, जब आपका कोई डिस्पोजल होगा और सारों की बुक वैल्यू 5 मिलियन से ज़्यादा होगी और उस इंडिविजुअल की 5 लाख से ज़्यादा होगी, तो आपने उसके बारे में ये बातें लिखी हुई हैं, तो आप अपने दावे में सच्चे हैं कि आपने कंपनीज एक्ट को कंप्लाई किया है। जब आपके शेयर कैपिटल में बोनस और इन काइंड शेयर्स होंगे, तो आप शेयर कैपिटल का ये नोट बनाएंगे, तब कहा जाएगा कि आपने कंपनीज एक्ट से कंप्लाई किया। ये इतना आसान नहीं है, एक आग का दरिया है कंपनीज एक्ट से कंप्लाई करना, और तैर के जाना है। हम क्यों डूब के जाएं, हम तो तैर के जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है अलॉन्ग विद रेलेवेंट नोट्स। बनाना लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। समराइज द ट्रायल बैलेंस ऑफ BL एज एट 30 जून। यार मुझे एक बात तो बताओ, वैसे ज़रा दोबारा से ज़रा मेरे दिल में ऐसे आ रही है कि पूछ लूँ आपसे। मिसाल के तौर पे आपके डेटर्स हैं, ठीक है, आपने सेल की है मिसाल के तौर पे कुछ 25 रुपये की, ठीक है। इसके अंदर 2 बंदे हैं, एक आपने मिस्टर A को सेल किया 5 रुपये की, मिस्टर B को सेल किया 10-3 है, और मिस्टर C को सेल किया है कितने मैंने पहले लिख, चलो कुछ भी लिख लो, 15 हो गए, 15 इसकी, ठीक है। आप हो गए बड़ी गिनती है, 20 कर लो यार। इसमें से अरे ये पहला साल है आपका, बिजनेस का पहला साल है, ठीक है। तो आपकी प्रोविजन का ओपनिंग क्या है, 0, डेटर भी ओपनिंग 0 है। ए जो है वो मुल्क छोड़ के भाग गया, तो बैड डेट रिटर्न ऑफ डेटर में से क्रेडिट करते हैं, और हम प्रोविजन के अंदर उसको, यानी उसकी एंट्री हम किया करते हैं बैड रिटर्न ऑफ को प्रोविजन में डेबिट डेटर क्रेडिट, IAS 12 किया हुआ है। रिमेनिंग डेटर्स कितने हैं जी, नहीं, अच्छा हाँ 30, ठीक है 30। अब ये रिमेनिंग 30 में आपको शक है कि 10% ने पैसे कोई नहीं देने, यानी 3 रुपये। तो P&L के अंदर एक्सपेंस कितना जाया करता है, ये 8 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक्चुअल और एस्टीमेटेड। अब मेरा असल सवाल ये नहीं था, मेरा असल सवाल क्या है, मेरा सवाल ये है क्या प्रोविजन डेटर्स में पड़ी है, क्या क्लोजिंग प्रोविजन क्लोजिंग डेटर्स में पड़ी है। अगर आपने इस पे ऐसे ऐसे किया ना, तो फिर मेरी ये कवाली का कोई फ़ायदा नहीं। ये 3 रुपए का क्लोजिंग जो है ये इस 30 में शामिल है। आप बैलेंस शीट बनाते हुए कहते थे डेटर्स हैं 30 के, इनमें से 3, यही तो नोट में भी आपने बनाया था, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड करके जी, ये टोटल उसमें प्रोविजन 3 रुपए पड़ी थी, और आपने कहा था 30 और फिर माइनस किया था 30, और यहाँ पर 27 जो बैलेंस शीट के अंदर चला गया था, ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे 27 कर लूँ, फिर तो आपने सारा कॉन्सेप्ट ही खराब कर दिया। आपने तो डेटर को कम कर लिया, हालांकि डेटर कम नहीं हुए, अभी शक है हमें अभी कि जा सकते हैं, तो डेटर्स पूरे पड़े होते हैं, प्रोविजन अलग पड़ी होती है। तो इसका मतलब यही होता है कि ये 3 रुपए भी इस 30 में शामिल हैं, ये 5 रुपए इस 30 में शामिल नहीं है, बैड रिटर्न ऑफ क्लोजिंग डेटर्स में शामिल नहीं है, लेकिन प्रोविजन के 3 रुपए क्लोजिंग डेटर्स में शामिल हैं। तो हम नेट करके माइनस करके 27 रुपए बैलेंस शीट के फेस पे शो करते हैं। ऐसे सारे लाओगे आप, समझ आई है, पक्की बात है। चलो अच्छा, अब ये सवाल पढ़ते हैं। बनाना लिमिटेड के समराइज ट्रायल बैलेंस है 30 जून 18 का, गिवन है ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स गिवन है 1470 रुपए के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स गिवन है जी 80 रुपए की। उस दिन की तरह से बात करते हैं। डेटर्स हैं, डेटर्स ये भाई अभी आपको जो बताई है बात, डेटर्स कितने हैं, क्लोजिंग 14, और प्रोविजन बल्कि चलो हो ही जाएगा,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये कितना है जी 80। अच्छा जी, अब ये 1470 में ये 80 पड़ा है ना, ये समझा रहा था। अब वो कहता है 1470 है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड एंड रिसीवेबल्स इंक्लूड, ये जुमला जब भी फाइनल अकाउंट्स के अंदर लिखा होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये इस तरह से होता है कि जो ट्रायल वाली आपको फिगर नजर आ रही है, इसके सामने लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट नीचे वही बात लिखी है कि इसमें पड़ा है ट्रेड एंड रिसीवेबल्स, यानी 1470 इंक्लूड्स रिसीवेबल फ्रॉम BL's associate SL and subsidiary PL amounting to 50 and 20 million respectively। आगे ना पढ़े, रिश्तेदारों वाले आ गए। तो इस 1470 में, इस 1470 में कितना SL से, कितना PL से, 22। तो फिर बाकी क्या अज्यूम करूं, बाकी फिर किससे है, PL से या SL से, बाकी फिर अदर्स से होगा, अदर्स से, ठीक है। ये बैलेंसिंग हमने निकाला कितना 13। अब उस दिन हमने पता क्या किया था, हमने किया था सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, और उसमें फिर सिक्योर्ड गुड, अनसिक्योर्ड गुड और डाउटफुल। आज बीच में क्या आ गए, रिश्तेदार भी। तो रिश्तेदारों को नहीं दे सकता कंपनी एक्ट। जानने वालों के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन है तो वो कहता है अलग से बताओ, नाम से बताओ, नाम लेकर, नाम ही काफी होता कि, ठीक है। अच्छा, यहां तक कोई मसला, चलो आगे बढ़ते हैं जी। आगे कहता है ओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ 10 million अगेंस्ट रिसीवेबल फ्रॉम, अपने ही हवा देने लग गए पत्ते। अच्छा, तो इस 80 के अंदर, इस 80 के अंदर जनाब क्या है, मामला क्या हुआ पड़ा है, इस 80 की प्रोविजन में से कितने, 80 तो हमें शक है, इसमें से 10 का शक हमें अपने ही एसोसिएट पर है, ठीक है। तो SL से कितना, तो फिर बाकी का शक क्या PL से होगा, बाकी का फिर अदर्स से। और ये कैसे निकालूंगा मैं, बैलेंस 70। अब हम ना इस ब्रेकअप को कहीं नहीं इस तरह से शो करते होते, हम यहीं पर ही इसको कह सकते हैं। इधर देखो कि इस 50 में से 10 क्या है, डाउटफुल, और इस 50 में से 40 फिर क्या है, गुड। इसके बारे में चुप है तो ये 22 का 22 क्या है, गुड। एक मिनट यूं ना कर ले जरा ऐसे, बल्कि ये SL कितना था, PL था, PL था, ये PL कितना था 22, ये ऐसे जरा मैं लिख देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये क्या है 22 का 22 गुड, इधर लिखते हैं, इसका सारा गुड, गुड भाई गुड, ये वो वाला गुड है। अच्छा, अब इधर क्या मामला चल रहा है, 1398 में मैंने पहली बात ही यही की थी कि डेटर्स के अंदर प्रोविजन पड़ी होती है, ऐसे ही है। तो अगर अदर्स का 1398 टोटल है, उसमें से अगर अदर्स का 70 डाउटफुल है तो इसका मतलब फिर अदर्स का 1328 ये क्या है, गुड, ठीक है। अब ये मैंने अगेन क्या निकाले हैं, ये 40 मैंने अगेन बैलेंसिंग निकाला है, इस 50 में से 10 इधर गए तो बाकी, और ये इधर से बैलेंसिंग, और ठीक है ना, परेशान तो नहीं हो रहे, बैलेंस बैलेंस आ गया। अब ये है आपका नोट, बन गया नोट, ये नोट बन गया। कैसे, आप यूं लिखोगे, आप दो हेडिंग्स बना लोगे ना, एक आप बना लोगे गुड और दूसरा डाउटफुल, ठीक है। अब ये देखो, गुड के अंदर नाम के साथ SL पहले ऊपर आपने लिख दिया ना, सिक्योर्ड या गुड, ठीक है। उसके बाद ये रिसीवेबल कौन है, सब्सिडरी लिमिटेड, 40 गुड, ये 22 गुड, और ये
नहीं, इसके 40 गुड, चलो कर लेते हैं, कोई ना कोई कर लेते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन असल के ये सारी चीज़ें किसी भी तरतीब से आपने शो करनी है, फिलहाल बोझ ना लो, किसी भी तरतीब से शो करनी है। ये जिसके अंदर आप क्या कर दो, इस 1470 का ये ब्रेकअप दे दो। ये सारा ब्रेकअप मैंने आपके सामने शो किया है, जिसमें आपने 10 अलग, 40 अलग, 22 अलग, 70 अलग, 1328 अलग शो करके फिर उसका एक टोटल शो करना है 1470। ये वो 60 है जो आपका उस सवाल BSZ में बना था, याद आ रहा है कुछ? उसमें मैंने क्या किया था, सिक्योर्ड गुड, अनसिक्योर्ड गुड, अनसिक्योर्ड डाउटफुल, ये सारा, ये डाउटफुल भी बीच में आ रहा था ना, तो टोटल बना था 60 और लेस एक ही बार किया था आपने 3। मैं ये चाह रहा हूं कि आपने ये 1470 का, वहां पर क्या था 60 का ब्रेकअप, यहां पे 1470 का ब्रेकअप है। गुड और डाउटफुल वाले के अलावा एक और मुसीबत क्या पड़ गई, रिश्तेदार भी आ गए, जानने वाले भी आ गए, तो ये वही 60 का ब्रेकअप है, लेकिन ब्रेकअप जरा इस तरह से हो गया, SL 40 गुड, 10 डाउटफुल, PL का 22 का 22 गुड, अदर्स का 1328 गुड और बाकी डाउटफुल। ठीक हो गया? ये टोटल एक लाइन में लिखकर तरतीब से टोटल करोगे 1470, जिसमें से इकट्ठा, क्योंकि ये ब्रेकअप फिर हम दोबारा, ये ब्रेकअप हमने इधर यूज कर लिया है, ये ब्रेकअप हम अलग से नहीं दिया करते थे, क्योंकि ये 80 का ब्रेकअप हम ऑलरेडी ऊपर शो कर चुके थे, ये सिर्फ 80 माइनस करते थे। ये वाला डिस्क्लोजर अब मैंने बनाना है, इसको नोट करें, मैं दोबारा समझाता हूं। गुड और डाउटफुल अलग कर लेंगे, गुड और डाउटफुल जैसे पहले किए थे वही कर लेंगे, ठीक है? ऐसे करते हैं, जरा ये भी शक्ल देख लें आप उधर रखें, उधर रखें, नोट कर रहे हैं बच्चे, जल्दी करें। वही बात दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं लिख रहा। इधर देखें जी, 1470 के बारे में सवाल ने क्या कहा, 1470 में से 50 SL का है, बोलो, और 22 किसका है, AL का, PL है, अच्छा ये AL खुद है, अच्छा नहीं, और अदर्स जो हैं वो कितने, 13 बैलेंसिंग निकाला था हमने, ठीक है, ओके। उसके बाद इसके बारे में सवाल ने कहा कि इसमें से SL का डाउटफुल 10 है, तो बाकी फिर अदर्स का डाउटफुल 70 है। अब हमने इसको और इसको इधर यूज़ करना है, क्योंकि ये 80 1470 में पड़ा है ना, अब यहाँ पे हमने इसको यूज़ किया, हमने कहा जी इसमें से 10 जो है वो SL का 10 जो है वो डाउटफुल है, डाउटफुल, डाउटफुल, और फिर बाकी 40 जो है वो क्या हो गया, वो गुड हो गया। PL का कुछ नहीं कहा हुआ तो सारे का सारा गुड है, और 1398 ये 70 उठाकर लाए, ठीक है, इधर 1398 में 70 जो है ये अदर्स का डाउटफुल है, तो फिर बाकी का 1328 क्या है, ये गुड है, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपसे कह रहा था कि आपने इसको कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना होता, इस ब्रेकअप को कहीं इस्तेमाल नहीं करना होता, ये असल में ना हम दोबारा से नहीं कर देना, ये हम इस्तेमाल करेंगे, ये आपका नोट है, जैसे मैंने उधर येलो किया था ना, इसका शेयर कैपिटल का, इधर ज़रा मैं 22 लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है जी। तो शेयर कैपिटल का जैसे मैंने येलो लाइन लगाई थी ना, कि मैंने कहा था ये आपका नोट बना पड़ा है, और उसमें आपने सिर्फ शेयर कैपिटल को प्रेजेंट किया था, इधर अगर मैं येलो लाइन लगाऊं तो ये बोर्ड पर येलो लाइन लग नहीं सकती, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, अब बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सीखा था, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स को हम कह देंगे, भाई हमने वहाँ पे क्या किया था, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड ही किया था ना, तो यहाँ पे भी वही हेडिंग्स बना लें, कोई नई चीज़ क्या, देखो डिस्क्लोजर है ना, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आपने बस एक तरतीब जो पहले बना दी उसी को ही कंटिन्यू कर लें ताकि याद रहे, ठीक है। तो सिक्योर्ड एक हेडिंग देंगे, सिक्योर्ड, दूसरी अनसिक्योर्ड। अब सिक्योर्ड के अंदर
सॉरी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड नहीं, कंसिडर्ड गुड और डाउटफुल, हाँ ठीक है, गुड और डाउटफुल कर लें। गुड के अंदर एसएल का अलग, पीएल का अलग नाम से आएगा और अदर्स आ जाएंगे। चल वही हेडिंग, टोटल वही चल रहा है, अगली हेडिंग आ जाएगी डाउटफुल की, तो डाउटफुल में आप रिश्तेदारों वाला अलग से बताओगे और अदर्स का अलग से। टोटल क्या बन जाएगा 1470। ये ट्रायल वाली फिगर है, इसमें से एक ही बार आपने ये 80 माइनस कर देना है, ठीक है। लेकिन अब ज़रा लीगल स्टेटस भी कंपनी का आपके सामने है, पहले वाले सवाल में मैंने नहीं बनाया, माजरत मैं भूल गया था, ये भी अब बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नोट जो है वो लीगल स्टेटस का, वो क्या होगा, ये ऊपर वाली लाइन उठाकर कॉपी पेस्ट कर देंगे। लीगल स्टेटस कंपनी का क्या है, कंपनी इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। जब कभी सवाल के अंदर ये आ जाए और वो आपसे कहे कंपनीज एक्ट वाले नोट बनाओ, तो नोट्स के अंदर सबसे पहला नोट ये पहली लाइन उठाकर रख दिया करनी है आपने, यही है लीगल स्टेटस। और अगर थोड़ी लाइन और आगे लिख दे वो, एंड इट इज़ इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फलां एंड फलां, तो वो नेचर ऑफ बिजनेस भी आ गई, यानी वो पहली लाइन आपने नोट 1 बना लेनी है। एक और नोट हमने सीखा बातों बातों में, ठीक है। तो लीगल स्टेटस एंड, तो सबसे पहले तो जनाब आपने घबराना नहीं है, क्वेश्चन नंबर बताना है, पेज नंबर बताना है 610 जी। और क्या ही बिजनेस का नाम, बीएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एज ऑन 30 जून 2018, ठीक है जी। अब इसमें तो आपको पता है कि ये ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स ही नज़र आएंगे, प्रोविजन फेस पे नज़र नहीं आ सकती। तो करंट एसेट्स के अंदर ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स हैं, माजरत के साथ पूरी बैलेंस शीट तो मैं नहीं बना रहा, एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। तो करंट एसेट्स में ट्रेड एंड, जो लफ्ज़ वहाँ लिखा हूँ वही लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, ठीक है जी। और रुपीज़ इन मिलियन, यहाँ पर फिगर आ जाएगी और यहाँ पे नोट नंबर वो होगा जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, यार ये ज्यादती है यार, वापस आ जाता है यार, ये भी वापस आ जाता है यार, पीपी लॉन्ग टर्म लोन जी बेटा, तो अभी दिखाता हूँ 14 है, ट्रेड डेंट्स ट्रेड डेंट्स 14 पे पड़े हैं। चलें, तो अभी यहाँ से नहीं देखना, ठीक है, अभी तो सवाल करेंगे हम। तो ट्रेड डेट्स, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स हमारे सवाल में नाम है, तो हम वही लिख लेंगे, लेकिन नोट नंबर 14। तो चलो जी, इसका तो नोट 14 होगा, ओके जी। और अब चलते हैं हम नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बीएल नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड, ये फॉर द ईयर बना करते हैं, पता है ना, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000, नहीं बताएंगे, यहीं पे लिख दूँ ज़रा, जगह बच जाएगी, 30 जून 2018। अब नोट नंबर 1, कंपनी BL is listed, the company is listed on Pakistan Stock Exchange, ठीक है जी। जितनी लाइन लिखी हो, मैंने इतनी लिखी हुई थी, इतनी लिख दी, ठीक है। और उसके बाद बाकी नोट्स तो बनते आ रहे होंगे हमारे। नोट नंबर 14 हमारा बन जाएगा ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। जी, कंपनी का नाम जरूरी लिखना है ऊपर। कितनी बार आपको दिखाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके अंदर जहां नोट शुरू होते हैं वो पूरा एक कंपोनेंट है ना अलग से। अच्छा जी, अब ट्रेड एंड रिसीवेबल्स के अंदर मैंने आपको क्या कहा है, ये आपका नोट है, तो इसमें गुड और डाउटफुल ही हमने तोड़े हैं ना, तो फिर आप कंसिडर्ड गुड और कंसिडर्ड डाउटफुल, ये 2 हेडिंग्स बना लें। कंसिडर्ड गुड, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड होगा ना, तो वो लिख देंगे, गुड के आगे सिक्योर्ड लिख लें, सिक्योर्ड गुड इकट्ठा लिख दें। सवाल में कहीं सिक्योर्ड का लफ्ज नहीं है, इसलिए होता तो ये जो गुड है मैं इसके आगे यूँ लिख सकता था, सिक्योर्ड गुड या अनसिक्योर्ड गुड, होता तो हम इस तरह भी लिख देते, पर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की बात नहीं की हुई,
जहाँ की हुई होगी तो वो जहाँ पे आपने गुड डाउटफुल लिखा हुआ है ना, तो आगे उसी के आगे आप लिख सकते हैं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। फिलहाल तो जरूरत नहीं है, लिखा नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब 3-4 लाइनें इसके लिए छोड़ दें। उसके बाद कंसिडर्ड डाउटफुल, डाउटफुल, कंसिडर्ड डाउटफुल। अब सवाल की तरफ आए जी बच्चों, वो आपने भी उधर बनाया हुआ है। अब ये डेटर्स हैं जी टोटल, ठीक है। इनका तोड़ फोड़ का मामला शुरू करते हैं। स्ट्रॉबेरी आप पूरा लिखना है, स्ट्रॉबेरी था ना, स्ट्रॉबेरी लिमिटेड जो कि हमारी क्या है, सब्सिडरी एसोसिएट है यार, ये तो देख के बता सकते हो, सब्सिडरी है, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी लिमिटेड सब्सिडरी, एसोसिएट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कहोगे वही लिख देंगे। स्ट्रॉबेरी लिमिटेड अच्छा वो एस था ना इसलिए, स्ट्रॉबेरी लिमिटेड एसोसिएट कितना गुड, गुड। अब पहली हेडिंग क्या चल रही है, गुड, ये उठाऊंगा। स्ट्रॉबेरी लिमिटेड गुड 40, पर्ल है, पियर है, पियर लिमिटेड ये क्या है, ये क्या है, सब्सिडरी गुड। और अदर्स, वो अदर्स तो अदर्स ही हैं। तो गुड की हेडिंग के अंदर क्या आया सबसे पहले, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी लिमिटेड जो कि हमारी क्या है, एसोसिएट है जी, 40 गुड है। उसके बाद पियर लिमिटेड ये हमारी सब्सिडरी है, 22, 20 के बाद 2 ज़रा देर से बोला आप लोगों ने। उसके बाद ये मैंने पियर लिखने की कोशिश की थी, ठीक है जी। और अदर्स, अदर्स हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है इसलिए नाम नहीं है। अदर्स में पता नहीं कौन होगा, बशीर, जमील, शौकत, लटरम पटरम सारे इधर पड़े हुए हैं, ठीक है, नाम नहीं लिखा जी। 1328, चालू रखो अभी भी लिस्ट। अब आती है बारी डाउटफुल की। डाउटफुल कौन कौन है, अब ये देखो जो दो रह गए हैं, जो दो रह गए हैं, ये स्ट्रॉबेरी लिमिटेड 10 और अदर्स 70। तो उसी तरह से ऊपर वाला स्ट्रॉबेरी लिमिटेड आ गया, स्ट्रॉबेरी लिमिटेड जो कि हमारी एसोसिएट है, 10 इसका डाउटफुल है और बाकी तो वर्किंग कर लेना ना आप। इसको बेसिकली क्या कर लो, ये आपकी वर्किंग 1 है और ये आपकी वर्किंग नंबर 2 है। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, अपने पास ले वर्किंग 1, ये तो करना ही पड़ेगा ना आपको कहीं ना कहीं। ऐसे ट्री बना लो, कोई मसला नहीं, आपकी वर्किंग है, वर्किंग रेफर कर देना, ठीक है। ट्री में को वर्किंग इस तरह से बनी हो तो क्या नंबर नहीं मिलते आपको, पूरे नंबर मिलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है जी। अदर्स 70। अब इधर देखो जरा, टोटल करो 1470। ये 1470 आपका ट्रायल बैलेंस वाली फिगर है, ऐसा ही है। अब इस ट्रायल बैलेंस वाली फिगर में से प्रोविजन माइनस करनी है, ये ग्रॉस अमाउंट है। यही तो मैं पहले स्टार्ट में यही बात तो की थी कि इस डेटर के अंदर प्रोविजन पड़ी है, देख लो पड़ी है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है हमने, लेस प्रोविजन जी, कितना 80 टोटल एक ही बार, ये ट्रायल से जो उठ के आता है, ठीक है जी। ये माइनस हो गया और 1390 ये चला जाएगा जनाब बैलेंस शीट के फेस पे। तो प्रोविजन बिल्कुल नेट होती है भाई, यहां से आपने किसने आपने सवाल किया था, प्रोविजन नेट होकर ही जाएगा, डेटर बैलेंस शीट के फेस पे नेट ही नजर आता है। ये प्रोफेशनल तरीका है। आपने इंट्रो के अंदर तो डेटर को ब्रैकेट के अंदर प्रोविजन में से नेट कर लेते थे, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई, अभी कुछ बातें और भी बतानी है। अब देखो इधर, बैड डेट्स ऑफ 35 million वर रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, दीज इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 8 million रिसीवेबल फ्रॉम, जी मेरे बच्चों क्या ख्याल है, क्या लगता है आपको, बैड डेट रिटर्न ऑफ सारे के सारे लिखने पड़ेंगे या यहां पर भी मसला रिश्तेदारों वाला ही है? तो ये आप सोचें, पार्ट 2 शुरू करते हैं तो फिर मैं बताता हूं।